नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा तंतु यानी फाइबर, और इसके अंदर हम लोग प्राकृतिक तंतु एवं संश्लेषित तंतु को विस्तार से देखने वाले हैं। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा कपास, और चौथा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा जूट यानी कि पटसन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले हम लोग इस वस्त्र के इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर ये वस्त्र सामग्री का क्या इतिहास रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि प्रारंभिक लोग जो थे वो वस्त्र के रूप में अपने शरीर को ढकने के लिए वो वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां एवं जंतुओं की खाल का जो है वो उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि ये प्रारंभिक लोग हैं, इनका वस्त्र आप देख सकते हैं कि किस तरीके का है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आप अपने आसपास या अपने देश में वस्त्रों में अनेकों विविधताएं देखते होंगे। यानी कि कई सारे लोग, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के वस्त्रों का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्तमान लोग पे यदि गौर करें तो जैसे सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित वस्त्रों का उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है। जैसा कि यहाँ आप इस चित्र से इस चीज़ों को, इस विविधता को आप समझ भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वर्तमान समय के लोग जो इस अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, वो वस्त्र जो हैं वो बेसिकली किससे बनाया जाता है, तो वो धागा से बनाया जाता है। और ये धागा कहाँ से आता है, तो ये धागा तंतु से आता है। तो इस चैप्टर का जो मेन टारगेट रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा, वो ये तंतु ही रहेगा। तो अब हम लोग अगले पेज पे इस तंतु के बारे में पूरे विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे से कनेक्ट करना चाहता था, आप लोग शायद समझ भी गए होंगे। तंतु यानी कि फाइबर। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये तंतु क्या होता है। तो धागे में दिखाई देने वाली पतली रेशें भी और अधिक पतली रेशों से मिलकर बना होता है, जिसे तंतु कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक धागा लिया है, और ये धागा को आप थोड़ा सा नोचिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा जो है इस तरह से रेशें निकलेंगी, जिसे हम लोग लड़ियों भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। तो ये रेशे को और आप थोड़ा सा खींचिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तंतु प्राप्त होगा। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि धागे में दिखाई देने वाली पतली रेशें और अधिक पतली रेशों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे भी बताया था कि तंतु से जो है रेशा निकाला जाता है, और रेशा से धागा बनाया जाता है, और धागा से क्या बनाया जाता है, तो वस्त्र बनाया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है तंतु से वस्त्र तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग तंतु से वस्त्र तक पहुँच गए हैं। यानी कि तंतु से ही रेशा बनाया जाता है, और रेशा से धागा, और धागा से क्या बनाया जाता है, तो वस्त्र बनाया जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। अब अगले देखेंगे कि तंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर, और एक होते हैं संश्लेषित तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो एक एक करके हम लोग इन दोनों तंतु के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो वे तंतु जो पादपों यानी कि पेड़ पौधा एवं जंतुओं यानी कि जानवरों से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे कि ये जो कपास है और जूट है, इन दोनों से जो है तंतु प्राप्त किया जाता है, और उससे रेशा निकाला जाता है, और फिर धागा बनाया जाता है, और फिर अलग अलग प्रकार का जो है वस्त्र भी बनाया जाता है। और कपास और जूट ये एक तरह के प्राकृतिक तंतु हैं, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है।
यानी कि इसका स्रोत जो है वो क्या है, पौधा। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं ऊन और रेशम, जिसे सिल्क भी कहा जाता है। ये दोनों स्रोत जो हैं वो जंतु स्रोत हैं। ये दोनों तंतु के जो स्रोत हैं ये जंतु स्रोत हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो जंतु से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ऊन को जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश, याक, इन सभी से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। और रेशम को एक खास प्रकार का रेशम कीट होता है, उसके कोकून से जो है ये रेशम तंतु प्राप्त किया जाता है, और इससे कई अलग अलग महंगे चमकीले वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कपास और जूट किसका स्रोत है, तो पादप यानी कि पेड़ पौधा, ऊन और रेशम जंतु स्रोत है। एक मैंने यहाँ नोट में भी लिखा है कि रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशम तंतु जो है वो एक खास प्रकार के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, और उस रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग संश्लेषित तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा है संश्लेषित तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स। वैसा तंतु जिसमें रासायनिक पदार्थों यानी जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है, उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी क्या हैं, ये संश्लेषित तंतु हैं। यानी कि इन सभी तंतुओं का निर्माण जो है एक तरह से रासायनिक यानी कि केमिकल के द्वारा तंतु बनाया जाता है, और उससे फिर क्या किया जाता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आप लोग अभी मॉडर्न पीरियड में आप लोग देखते भी होंगे कि नए नए किस्म के वस्त्र आप देखते होंगे, तो वो सारे जो हैं बहुत सारे वस्त्र उसमें जो होते हैं वो संश्लेषित तंतु के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। यानी कि उसमें बहुत सारा रासायनिक पदार्थों का जो है उपयोग किया जाता है। आप यहाँ कुछ संश्लेषित तंतु को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। अब पिछले पेज पे मैंने आपको पादप तंतु के बारे में बताया था, जिसमें हमने कपास और पटसन के बारे में बताया। तो यहाँ हम एक एक करके इन दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कपास, जिसे रुई भी कहा जाता है और यह कॉटन भी बोल सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहते हैं कि कपास के पौधों से रुई को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे रुई भी कहा जाता है। यानी कपास पादप के फल, जिसे कपास गोलक भी कहा जाता है, वो लगभग नींबू के माप के होते हैं। यानी कि आप यदि चित्र में थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कपास का पौधा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कपास का गोलक जो है कुछ इस तरह से नींबू के आकार का होता है। यहीं बीज भी होता है, और यहीं जब ये खुलता है तो इस तरह से हमें रुई प्राप्त होता है, और इसी रुई से जो है वो रेशा बनाया जाता है, और फिर अलग अलग वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से खुल के रुई प्राप्त होता है। अब अगला है हमारा कि कपास के बीज से कपास रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ जाते होगा तो मैंने आपको अभी तुरंत चित्र में बताया था कि कपास जो है वो कपास का रेशा जो है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ एक बार और देख सकते हैं, ये आपका बीज है, और यहीं से ये आपका बीज है, और यहीं से आपका ये इस तरह का रुई यानी कि रेशा जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब अगला है कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा क्या हो, काली हो, तथा जलवायु उष्ण हो यानी कि गर्मी वाली जगह हो। वहाँ जो है कपास का खेती जो है वो किया जाता है। तो कपास की खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी वो अच्छी है, और गर्मी भी जो है वो अच्छा है जलवायु में। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। आप लोग जैसा थोड़ा जानते भी होंगे कि भारत में सबसे अधिक कपास की खेती जो है यानी कि उत्पादन जो है एक तरह से महाराष्ट्र में सबसे अधिक किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ये मिट्टी यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। इस वजह से सबसे अधिक उत्पादन जो है कपास का वो कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र में किया जाता है। अब नोट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है खंडवा खरगोन। ज़िले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है खंडवा खरगोन।
यह जिला कपास की खेती के लिए यानी कि उच्च किस्म यानी कि अच्छी किस्म की यहाँ कपास की खेती जो है वो की जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र को सफ़ेद सोने के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये आपको नोट में ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से। तो आपको मैंने अभी बताया कि कपास के रेशे जो प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, तो बीज से प्राप्त होते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। तो रतलाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, धार, झाबुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो खंडवा खरगोन जिला है, यहाँ जो है कपास की खेती के लिए इसे सफ़ेद सोने का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है। यानी कि यहाँ जो ये सारे रेशे दिए हुए हैं, सन, पटसन, जूट, कपास, इनमें से आपको देखना है कि कौन जो है वो तने से प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कपास का जो रेशा है वो बीज से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका रेशा जो है वो तनों से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कपास होगा। और ये सारे जूट, पटसन, सन, ये सारे के रेशे जो हैं वो तने से प्राप्त जो है किए जाते हैं। अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक्स है जूट यानी कि पटसन, यानी कि जूट को ही पटसन कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप यानी कि पटसन पौधा के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये जो पटसन तंतु है इसे पटसन पौधा के तने से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पटसन का पौधा है, यानी कि जूट का पौधा है। और ये जो लंबा लंबा आप देख रहे हैं, यहीं से इसको एक तरह से इसके तने से जो है पटसन तंतु को प्राप्त किया जाता है। और उन तंतु के माध्यम से इस तरह के अलग अलग जो है चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। अब अगला है हमारा पटसन पादप, यानी कि पटसन पौधा जो है यानी कि फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। यानी कि पटसन जो पौधा है जब उसमें पुष्प यानी कि फूल जब आने लगती है तो इन पौधों को जो है वो काट लिया जाता है और फिर उनसे पटसन तंतु को जो है वो प्राप्त किया जाता है। पटसन, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में ये जो पटसन है यानी कि जूट है इसे वर्षा ऋतु में जो है वो इसकी खेती की जाती है, यानी इसे उगाया जाता है। भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और मैंने यहाँ एक चीज़ नोट में बताया है कि पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है और तथा बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है। यानी कि पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, तो वो पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो बिहार है। अब इस टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पटसन के उत्पादन में भारत का जो प्रथम स्थान रखता है वो पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो बिहार है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय स्थान रखता है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यदि ये हमारा छोटा सा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो
तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।